नमस्कार, आईने सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो बजट सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सत्र में टकराव के दौरान कांग्रेस के 20 से 25 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में घुस गए थे और उन्हें गालियां दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकाया था। रिजिजू ने दावा किया है कि यह वीडियो गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किया गया था। इस पर उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उनकी पार्टी हमेशा बहस और चर्चा में विश्वास करती है और कभी भी सांसदों को हिंसा की प्रेरणा नहीं देती। तो पीएम मोदी और स्पीकर को गालियां दी, आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी पर। तो राहुल गांधी की सदस्यता क्या खतरे पे है, बड़ा सवाल है। रिजिजू ने इसका वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दोषी सांसदों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो किरेन रिजिजू के दावे पर अब ये बवाल देखा जा रहा है। स्पीकर के चैम्बर में घुस गए थे कांग्रेसी सांसद, ये कहना है किरेन रिजिजू का। बीस 25 कांग्रेस एमपी स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपी लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहां महाभारत नहीं हो जाते, तो कितना खराब लगता है कि नहीं। तो हम लोग तो ये सब नहीं चाहते ना। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर देश भर में सियासी हलचल तेज हो गई है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। अयोध्या की तर्ज पर बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। तो बंगाल में बाबरी मस्जिद रैली भी निकाली गई। रैली पहले आपको बता दें कि 265 किलोमीटर लंबी निकाली जानी थी, लेकिन बाद में इसे 22 किलोमीटर तक ही सीमित कर दिया गया। रैली का स्वरूप भी बदलकर साधारण जुलूस में तब्दील हो गया। बाबरी को लेकर हुमायूं कबीर ने बताया कि मस्जिद का निर्माण 3 साल में पूरा होगा, जिसकी लागत करीब 55 करोड़ रुपए आएगी। बाबरी पर संग्राम हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ है। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं बाबरी मस्जिद और अब इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। मस्जिद का नाम अयोध्या की तर्ज पर बाबरी मस्जिद जो है वो रखा गया है और यहीं से विवाद शुरू होता है। बंगाल में बाबरी मस्जिद रैली निकाली गई। हालांकि ये पहले 265 किलोमीटर की होनी थी, जिसे बाद में 22 किलोमीटर करा गया। तो पहले रैली का जो स्वरूप था वो 265 किलोमीटर लगभग था, लेकिन उसे 22 किलोमीटर तक ही सीमित कर दिया गया। तो बाबरी पर ये सियासी जंग देखने को मिल रहा है। रैली पलाशी से मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में खत्म हुई जाकर 55 करोड़ की लागत से मस्जिद का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसका नाम बाबरी रखा जा रहा है। तो इस पर यह संग्राम है। मस्जिद के मुख्य द्वार की ऊंचाई लगभग 14 मीटर और चौड़ाई जो है वो 5 मीटर होगी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उस पर भी का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और 3 साल में मस्जिद का निर्माण पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो भाजपा ने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। क्या कुछ बयानबाजी हो रही है वो भी बता देते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने बाबरी मस्जिद पर भी बड़ा बयान दिया है। तो कड़ा बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कयामत तक बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का बयान है। टीएमसी ने कहा कि बंगाल में बाबर के नाम के लिए जगह नहीं है। तो नित्यानंद महाराज हुमायूं कबीर के जो है मंच पर पहुंचे भी थे। समाज शांति और सद्भाव के रास्ते पर ही आगे बढ़ता है, उन्होंने ये बात कही थी। यानी कि शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील भी एक तरह से करते हुए नजर आए थे।
भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने 114 राफेल लड़ाकू विमान और 6 P-81 समुद्री गश्ती विमानों की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इस डील की कीमत करीब 3.25 करोड़ लाख बताई जा रही है। अब ये प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS के पास भेजा जाएगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के 3 दिवसीय भारत दौरे पर सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस डील में आधुनिक तकनीक भारत को देने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात भी शामिल है। तो प्रस्ताव के अनुसार भारत फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट एविएशन में 18 राफेल विमान सीधे खरीदेगा। बाकी 96 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। इनमें से कुछ विमान 2 सीट वाले होंगे, जिनका उपयोग पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो चुकी है। होली के पहले किसानों को MSP और 3100 रुपए के बीच अंतर की राशि भी मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के सरकारी गोदाम खाली होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच धान को चूहे और दीमक के खाने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ और इस बीच पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने PDS गोदामों के खाली होने की बात कहकर तीखा हमला बोला। भगत का दावा है कि कांग्रेस की सरकार में PDS के गोदाम भरे होते थे। वर्तमान सरकार में गोदाम खाली हो रहे हैं। लोगों को चावल और चना के लिए भी भटकना पड़ रहा है। दरअसल धान खरीदी प्रारंभ होने के बाद कवर्धा के धान संग्रहण केंद्र में धान के चूहे और दीमक के खाने की बात कही गई। अब इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने DMO को निलंबित कर दिया। कुछ और जिलों से सूखत की वजह से धान में कमी का मामला सामने आ गया। इधर अमरजीत के आरोपों पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने 2 टूक लहजे में कहा कि गोदामों को लूटने का काम तो कांग्रेस की सरकार ने किया, अब खुद ही गोदाम खाली होने का आरोप लगा रहे हैं। एक नया किस्म का फिर बड़ा स्कैंडल आया है कि प्रदेश भर में चावल का गोदाम खाली हो चुका है। कहीं भी PDS में नियमित रूप से चावल, शक्कर, चना जो भी लोगों के लिए वितरण होता था वो गायब हो गया है। गांव-गांव से फोन आ रहा है कि चावल नहीं मिल रहा है। ये लोग 2-2, 3-3 महीना का उसमें रजिस्टर में दस्तखत करा लेते हैं। अभी आएगा तो देंगे, ना तो इनका चावल आता है और ना ही लोगों को वितरण हो रहा है। तो ये लोगों के पेट में भी ये लोग डाका डाल रहे हैं। पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमारा PDS की दुकान खाली हो चुका है। जिन लोगों ने खाली किया, जिन लोगों ने हमारे गरीबों का हक को मारा, आज उसके कारण से वो विपक्ष में है। आपने कहा कि एक क्या कहते हैं अमरजीत भगत है, एक नहीं, भी पूर्व मंत्री है। छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा सियासत का केंद्र रहे। प्रदेश में धान खरीदी के बाद जहां किसानों के खाते में 10,000 करोड़ से अधिक राशि जारी करने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं पूर्व मंत्री ने गोदामों के खाली होने की बात कहकर सनसनी फैला दी। बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकारी गोदामों से अनाज गायब हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी कि अगर गोदामों में अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो सियासी हवाबाजी के लिए ऐसे आरोप कहां तक उचित हैं? INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिर पोषण आहार व्यवस्था बदलने वाली है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आने वाले महिला स्व सहायता समूहों के फेडरेशन के हाथों से ये काम लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जा रहा है। अब इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है, क्योंकि पिछले 6 साल में 5 बार इसमें बदलाव हो चुके हैं।
बार फिर पोषण आहार की बदलेगी व्यवस्था। 6 साल में 5 बार अलग अलग बदलाव। इस बार पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से छीना काम। 1 अप्रैल से महिला बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी। पोषण आहार की व्यवस्था महिला बाल विकास विभाग को देने की तैयारी है। इसीलिए पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आने वाले राज्य आजीविका मिशन की महिला स्व सहायता समूहों को कहा गया है कि वे सिर्फ 31 मार्च तक का ही टेक होम राशन बनाएं। 1 अप्रैल से यह काम महिला बाल विकास विभाग कराएगा। इसका कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द ही मंजूरी मिलने की भी संभावना है। वर्तमान में जो निर्णय लिया जा रहा है वो इसी दिशा में गुणवत्ता में अधिक से अधिक सुधार के लिए लिया गया है। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के बच्चों को उच्च गुणवत्ता के पोषण आहार मिले और साथ ही योजना में अगर कोई भी अनियमितता करे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस इसे राजनीतिक तूल देने में जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल किया कि क्या इससे महिला सशक्तिकरण, पारदर्शिता और पोषण व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। अरे सच बात यह है कि सरकार पूरी करप्शन में डूबी हुई है। अब व्यवस्थाएं बदलो, व्यक्ति दूसरे बदल दो, आजीविका मिशन से महिला बाल विकास को कर दो, लेकिन जब करप्शन वाली सरकार है तो ये करप्शन रुकेगा कैसे? सरकार को अपनी नीयत बदलना चाहिए, करप्शन से हट करके ईमानदारी पर आना चाहिए। प्रदेश में पोषण आहार का सालाना बजट 1200 करोड़ रुपए का है। स्व सहायता समूहों से काम वापस लेने के पीछे यह भी तर्क सामने आया है कि मौजूदा 7 प्लांट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। 2 महीने बाद टेक होम राशन पहुंच रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि महिला स्व सहायता समूहों के प्लांट में महिलाएं काम कर रही हैं, इनका क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग निर्णायक अंजाम तक पहुंच चुकी है। जैसे जैसे 31 मार्च 2026 की तारीख नजदीक आ रही है, नक्सलवाद के खिलाफ जंग तेज होता नजर आ रहा है। इस बीच पहले तो हिडमा के समर्थन में बने गाने पर बस्तर के आदिवासी झूमते नजर आए, तो इसके बाद पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने हिडमा के समर्थन में बयान दे दिया। कुल मिलाकर एक बार फिर से नक्सलवाद के समर्थन और विरोध को लेकर राजनीति गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जंग हर दिन तेज होता जा रहा है। दुर्दांत नक्सली भी मुख्य धारा में लौट रहे हैं। सरकार नक्सलवाद खत्म होने के डेडलाइन पर अटल है। इस बीच जगदलपुर से आए एक वीडियो ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी। जगदलपुर में भूमकाल स्मृति रैली निकाली गई। इस रैली के दौरान बस्तर के आदिवासी हिडमा के ऊपर बने गाने पर डांस करते नजर आए। इस वीडियो के सामने आते ही प्रदेश में एक बार फिर हिडमा की हिमायत को लेकर सियासत तेज हो गई। हिडमा के समर्थन में बने गाने पर नाचते आदिवासी तो पहले ही सबकी चिंता बढ़ा रहे थे। हिडमा सॉन्ग पर नाचते आदिवासियों पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान ने सियासी हलचल भी तेज कर दी। अमरजीत भगत ने हिडमा को जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाला बता डाला। इतना ही नहीं, उसका समर्थन करते भी नजर आए। अमरजीत भगत का बयान सामने आते ही भाजपा जमकर बिफरी। कैबिनेट मंत्री और कद्दावर आदिवासी नेता केदार कश्यप ने अमरजीत ही नहीं, कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी नक्सल समर्थक बता डाला। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस नक्सलवाद को हमेशा प्रश्रय देती रही है। केवल हिडमा की बात नहीं, मैंने क्या कहा, जो भी चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, जो जल जंगल जमीन को बचाने की बात करेगा उसको समर्थन मिलेगा। और इसके विपरीत अगर जल जंगल जमीन का जो लूट करेगा उसका विरोध होगा। कांग्रेस हमेशा नक्सलियों के साथ में रही है और ये जीरम घाटी के नाम पर केवल घड़ियाली आंसू बहाती है। ये इस बात को साबित करता है। और आज वो हमारा क्षेत्र जब 50 साल के बाद नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है तो उसकी पीड़ा सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को है कि कांग्रेस पार्टी हमारे वनवासी भाइयों को न वहाँ शिक्षा का, न वहाँ पर अधोसंरचना का, न सड़कों का, न नेट का, न चिकित्सा का वो विस्तार होते हुए देखना चाहती। इसके कारण से उनको इस बात की पीड़ा है कि वो
नक्सलवादी खत्म हो रहे हैं और उनके समर्थक खत्म हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय है। इस तारीख तक संभव है कि सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन बस्तर से सामने आया वीडियो और उस पर सियासी चेहरों की प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि अभी वैचारिक स्तर पर नक्सलवाद से लंबा संघर्ष बाकी है। गौरव शर्मा, रायपुर। महाशिवरात्रि आने वाली है, चलिए उससे पहले आपको मध्य प्रदेश के रीवा किला परिसर की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर स्थित है आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम। दुनिया का इकलौता महामृत्युंजय मंदिर, करीब 400 साल से भी अधिक प्राचीन इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। मान्यता है कि यहाँ स्वयंभू महामृत्युंजय शिवलिंग विराजमान है, जिनके दर्शन और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु टल जाती है। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। रीवा से हमारी एक खास रिपोर्ट। शिव के अनेक रूप हैं, उन्हीं रूपों में से एक महामृत्युंजय भी है। कहते हैं कि इस रूप की पूजा और मंत्र के जाप से आने वाली हर विपत्ति टल जाती है। भगवान भोलेनाथ का यह रूप रीवा रियासत के किले में विराजमान है। दुनिया का इकलौता महामृत्युंजय मंदिर, यह मंदिर लगभग 400 वर्ष से भी पुराना है, जिसमें स्वयंभू महामृत्युंजय विराजते हैं। इनके वरदान से असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। ये महामृत्युंजय भगवान का इकलौता मंदिर है, विश्व में इकलौता मंदिर है। खासकर ये रीवा किला परिसर में स्थित है और इसकी बहुत मान्यता है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान का अभिषेक पूजन करके अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं। मंदिर के निर्माण और मूर्ति स्थापना का कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का कई ग्रंथ और पुराणों में वर्णन मिलता है। महामृत्युंजय मंदिर में अलौकिक शक्ति वाली शिवलिंग की प्रतिमा मौजूद है। यह शिवलिंग अपने आप में खास है। सैंडस्टोन का बना ऐसा शिवलिंग दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य जब शिकार के लिए बांधवगढ़ से रीवा आए थे, तब उन्हें यहाँ एक मृग घूमते हुए दिखाई दिया था, जिसका शेर ने भी शिकार नहीं किया है। इसके बाद उस स्थान की खुदाई कराई गई तो वहां से एक महामृत्युंजय का शिवलिंग निकला। इसी स्थान पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया। तो महाराज साहब ने निकलवाया तो शिवलिंग निकली थी महामृत्युंजय की, तो तभी से ये स्थापना हुई। किले की भी यहाँ पर स्थापना उसी समय से हुई, लगभग 16वीं सदी के आसपास ये यहाँ पर लगभग आया है, क्योंकि लगभग 1613 में हम लोग बांधवगढ़ से रीवा यहाँ आए और तभी से ये अपना मंदिर यहाँ पर हमारे किला को और पूरे रीवा राज्य को अपना आशीर्वाद देता रहा है। सावन के साथ ही महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी को यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी होती है। लोग दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं। दिन भर भक्त महामृत्युंजय के दर्शन के साथ ही जलाभिषेक, जाप और हवन करते हैं। ये काफी मान्यता है इसकी, और हम लोग पिछले करीब पिताजी के टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं लगातार। इस मंदिर में मान्यता पूरी अच्छी होती है, काफी प्रभावशाली मंदिर है। मैं भी जब से विवाह हुआ मेरा, तो शंकर जी में मेरी बहुत श्रद्धा थी पहले से। जब आए तो यहाँ इनका बहुत वर्णन भी सुना हमने महामृत्युंजय जी का, तो मैं हमेशा आती रहती हूँ। पहले तो हमेशा ही आना होता था, अब थोड़ा दूर है तो कभी कभी आना होता है। बाकी बहुत भोलेनाथ की तो बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर भी। और ये मंदिर मतलब महामृत्युंजय जी का पूरे भारतवर्ष में अकेला मंदिर है। भगवान श्री महामृत्युंजय जी का मंदिर है, जो विश्व में इकलौता मंदिर है। और हमारा पूरा बचपन, जब हम 2 साल की उम्र के थे, तब से आ रहे हैं यहाँ। और बाबा में बहुत आस्था है, और जो मांगेंगे सब पूर्ण होता है। और बाबा तो वैसे त्रिकालदर्शी महामृत्युंजय हैं। ये महामृत्युंजय जी महाराज का मंदिर है
और हम लगभग 35-40 सालों से आ रहे हैं। पहले बचपन में अपने माँ के साथ आते थे, जब होश संभाला तो हम लोग स्वयं अपने से भी आ रहे थे। कोई लंबी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए महामृत्युंजय की चौखट पर आता है, तो कोई मृत्यु भय से। महामृत्युंजय का नाम भले ही 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं है, लेकिन इनका स्थान और शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। INH न्यूज के लिए रीवा से दिनेश दहिया की रिपोर्ट। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो दंतेवाड़ा जिले के पोरो हिड़मा गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही देखने को मिली है। जहां बीते 10 दिनों से बीमार एक ग्रामीण को एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल सकी। मजबूरन परिजन यहां पर उसे खाट पर लिटाकर करीब 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचे। रास्ता दुर्गम होने के कारण मरीज को ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो बीते 10 दिनों से बीमार ग्रामीण को एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई। परिजनों ने मरीज को खाट पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाया। 7 से 8 किलोमीटर खाट से पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये है हमारा बढ़ता छत्तीसगढ़। तस्वीरें आप देखिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।